नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जिसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, यूपीएससी सीएससी 24 के लिए समग्र रणनीति यानी कि कैसा क्या पाठ्यक्रम है, कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन सबके रिगार्डिंग एक वर्कशॉप 7 जनवरी को ऑर्गेनाइज कराई जाएगी सुबह 11 बजे। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया होगा, वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और इस वर्कशॉप को जरूर से जरूर अटेंड करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में गूगल फॉर्म दिया होगा, उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें। आपके मन में जो भी क्वेरी है यूपीएससी को रिलेटेड उस फॉर्म में आप भर दीजिए, यहां से आपको खुद से कॉल आएगी और आप अपना जो भी दुविधा है उसको दूर कर सकते हैं। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। भारतीय खिलौना निर्यात लगातार गिर रहा है और आयात बढ़ रहा है। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना खिलौनों की डिजाइनिंग, खिलौनों के सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने, खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करने, स्वदेशी खिलौनों समूहों को बढ़ावा देने को बढ़ावा देती है। ये दो कथन आपके सामने दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। ये देखिए पीआईबी का आर्टिकल है वाणिज्य मंत्रालय का, इसमें यहां पर एक रिपोर्ट आई हुई है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए इस रिपोर्ट को हाईलाइट भी कर दिया है। मैं आपको बताता हूं, 2014-15 में जो रिपोर्ट आई थी उसका कंपैरिजन 2022 की रिपोर्ट से करा जा रहा है। इसमें बताया गया है कि आयात में 52% की गिरावट हुई है। तो ये देखिए, आयात का मतलब हो रहा है कि हम क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई खिलौने, भारतीय खिलौनों उद्योग के लिए। तो आयात में यहां पर गिरावट हुई है और सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो निर्यात है उसमें बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी का प्रतिशत देखिए 239%। तो 239% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ पता चल रहा है कि घरेलू बाजार में खिलौनों के टॉयज को बनाने के लिए कितने ज्यादा यहां पर जो हमारी आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी है उसको यहां पर लागू किया जा रहा है। यहां पर आप देखोगे जो मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं उनकी संख्या जस्ट डबल हो चुकी है। आयातित वस्तुओं पर जो निर्भरता थी वो 33% से केवल 12%। कहां हम 33% खिलौने बाहर से मंगाते थे, अब वही चीज कब कितनी हो गई है, 12%। आप देखोगे मैक्सिमम जो टॉयज होते हैं वो चाइना या वियतनाम में बनते हैं, तो उसका एक विकल्प के रूप में भारत यहां पर सामने आ रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर अब अपने प्रश्न पे वापस जाएं तो आपको अब उत्तर पता चल गया होगा। निर्यात लगातार गिर रहा है ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, आयात जो है वो गिर रहा है, निर्यात बढ़ रहा है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन एकदम सही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। ERNET एरनेट जो देश में शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपके सामने मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए ये भी पीआईबी का आर्टिकल है, मिति जो हमारा मंत्रालय उसकी तरफ से। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो यहां पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने अर्नेट का वेब पोर्टल जारी करा है। अब इस वेब पोर्टल में भारत के अंदर जितने भी जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और हायर एजुकेशन तक के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशन की जो भी वेबसाइट्स है, जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जो भी सर्विसेज अर्नेट के द्वारा दी जाती है, उन सबका अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर जब अर्नेट की बात है तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि जब हम लोग अर्नेट की बात करते हैं तो 1986 में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स था उसमें इसको स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार की बात करें और यूएनडीपी की बात करें, इन दोनों का ज्वाइंट ये फंडिंग यहां पर थी। मेन उद्देश्य यह था कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसको पूरा इंटरनेट से कनेक्ट करो। हालांकि इसका अगर ब्रॉड आप विचार देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि हर जगह पर इंटरनेट यानी कि नेटवर्किंग की सुविधा देनी है, स्पेशली जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जहां पर बुद्धिजीवी लोग काम करते हैं, वहां पर जितना आप स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्शन दे सकते हैं या फिर जितना नेटवर्किंग के सुविधाएं दे सकते हैं वो सब आपको यहां पर करना होता है। तो उसके लिए अर्नेट की स्थापना करी गई। अब अगर वापस अपने ऑप्शन पे आते हैं तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इन्होंने ही यहां पर अर्नेट का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उसमें सारी सर्विसेज हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, उनका भी यूज कॉलेजेस, स्कूल्स ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने, विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खेल
निकायों सहित कॉरपोरेट संस्थाओं, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र की हो, खेल नियंत्रण बोर्ड गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। इसकी घोषणा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के द्वारा विजेताओं को यह पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है। ये दो कथन है, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब जैसा कि आपको पता है, जो हमारा खेल मंत्रालय उसकी पीआईबी का आर्टिकल है, तो यहां पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 इसकी घोषणा यहां पर कर दी गई है। अब आपको यह जानना होगा सबसे इंपॉर्टेंट कि खेल मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा करी जाती है, बट जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यह पुरस्कार वितरण करे जाते हैं। यहां पर आप देखोगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की जब बात करते हैं तो ये जो भी हमारे कॉरपोरेट निकाय होते हैं, चाहे वो पब्लिक कॉरपोरेट हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनीज हो या फिर जो खेल के नियंत्रण बोर्ड्स होते हैं, सरकारी संगठन होते हैं, इनको दिया जाता है। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखोगे मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तो ये सारे पुरस्कार भी इसी पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे अगर ध्यानचंद की बात करें तो आपको पता है इनका पहले नाम क्या हुआ करता था, राजीव गांधी पुरस्कार होता था, उसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो यहां पर 4 वर्ष तक जो भी खिलाड़ी अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है उसको इस पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। द्रोणाचार्य, जैसा कि नाम से तात्पर्य है, यहां पर जो प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, मतलब जो ट्रेन करते हैं, कोचेज होते हैं, उनको यह दिया जाता है। यहां पर जब मौलाना अबुल कलाम की बात करते हैं तो यहां पर यह यूनिवर्सिटी के स्तर पर दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर आप इस कथन को देखोगे तो पहला वाला कथन एकदम सही है, यहां पर प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति होता तो यह कथन सही हो जाता, इस वजह से यह कथन गलत हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र जो अत्याधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के साथ रक्षा क्षेत्र की पहली ऑन ग्रिड, रक्षा नहीं है, सात क्षेत्र की पहली ऑन ग्रिड सौर परियोजना है। यह परियोजना क्षेत्र के लिए डीजल आधारित बिजली से टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत में महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगी। ये दो कथन है, कौन से कथन सही हैं इसको लगाने का प्रयास करिए। अब यहां पर आप देखोगे जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसकी एक ये करंट अफेयर्स है। यहां पर आप देखिए अत्याधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण के साथ कवरत्ती में पहला ऑनग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो लगाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि केरल के कवरत्ती में लगा हुआ है, तो मैपिंग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, यहां पर आप देखोगे ऑन ग्रिड है। दो टाइप के सोलर सिस्टम है, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब क्या है? सिंपली हमने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी जितनी भी बिजली है वो सब हम यूटिलाइज करते हैं 100%, बट उसके लिए खर्चा क्या आना है? जो भी आप बैटरीज लगाओगे उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, वो खर्चा आपका आएगा। ऑन ग्रिड की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें ग्रिड का यूज करते हैं। कैसे? हमने अपने घर में जो सोलर सिस्टम लगाया हुआ है उससे जितना हमें जरूरत है उतना सोलर एनर्जी हम यूटिलाइज करने के बाद हम ग्रिड को दे देते हैं, जिससे कि एक क्रेडिट हमारा बनता जाता है और ईयर एंड में वो क्रेडिट कैश के रूप में हमको मिल सकता है। तो यहां पर ऑन ग्रिड सोलर जो सोलर पैनल है उसकी बात यहां पर करी जा रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब अगर आप देखोगे यहां पर तो कवरत्ती में यह वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, और यह परियोजना डीजल जो बिजली आधारित होती है, यानी कि डीजल से जो हम बिजली बना रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो इसको भी क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। यहां पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2। 2022 का प्रश्न है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको पॉज करके लगाइए। अब अगर मैं इसका बेस्ट ऑप्शन आपको बताऊं तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इंडियन नेशनल आर्मी के ये अधिकारी थे, आपको पता है। जहां पर जब INA की बात करते हैं तो इसमें इनका ट्रायल चला था रेड फोर्ट के अंदर, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी इनको बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल ऑफ बोला जाता है रेड फोर्ट में जो हुआ था। आज के तथ्य में हम लोग बायो इकोनॉमी पर बात करेंगे। ये आर्टिकल है PIB का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। यहां पर आप देखोगे कठुआ यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर की बात हो रही है। अभी हमने कवरत्ती देखा, वहां पर ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। इसी तरीके से देखोगे आप कठुआ के अंदर ना उत्तर भारत की जब बात करेंगे तो उसका पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना यहां पर करी जा रही है। अब यहां पर मेन चीज आती है कि बायोटेक्नोलॉजी में आज की कंडीशन में इंडिया कहां स्टैंड करता है। तो ये PIB का आर्टिकल आपको बहुत सारे मेंस में निकलने के लिए फैक्ट्स दे देगा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि 6500 से अधिक स्टार्टअप्स आज की डेट में बायोटेक को लेके इंडिया में है। अगर आप यहीं पे देखोगे तो बायो इकोनॉमी की बात हो रही है। बायो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। इसको 2 पार्ट में आप तोड़ोगे, बायो अलग कर दो, इकोनॉमी अलग कर दो।
अब बायो का मतलब है कि यहां पर बायोमास की बात हो रही है। हम लोग ऐसे उत्पाद जनरेट करेंगे, चूंकि यहां पर इकोनॉमी का लेना देना है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें गुड्स प्रोडक्शन करना है उनका। तो हम ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो रीन्यूएबल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि हम पेड़ों से कोई चीज बना रहे हैं तो वो कैसी होगी? रीन्यूएबल। हालांकि एक पेड़ की बात करते हैं तो 20 से 25 वर्ष 30 वर्ष उसको उगने में लग जाता है, बट यदि कोई उत्पाद बनाया गया कोयले से तो वो रीन्यूएबल नहीं होगा। अब आप कहोगे कोयला भी दोबारा उत्पादित हो सकता है, बिल्कुल, मगर कोयले को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो हम उसको नवीकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय संसाधन में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उसका समय बहुत ज्यादा है। तो यहां पर बायो इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब हो गया कि हम लोग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनको बनाने के लिए हमने कच्चे माल के तौर पे किसको यूज करा हुआ है? ऐसे बायोमास का जो नवीकरणीय है। तो अगर बायो इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहां पर 29% की भारत में वृद्धि हुई है। आप 2022 की बात करो, हमारा टारगेट जो था वो 100 बिलियन का था, बट एक्चुअली में देखो हमने 137.2 इतने बिलियन की अकेले कहां से इकोनॉमी जनरेट करी है? बायो इकोनॉमी से। हमारा लक्ष्य क्या है कि टॉप विश्व में जो जैव विनिर्माण के केंद्र बायो मैन्युफैक्चरिंग के या बायो टेक्नोलॉजी के जो टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, उसमें से एक बनने का हमारा लक्ष्य है। तो इस आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको द हिंदू में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो क्या होती है, ये कौन सी बीमारी है और ये बीमारी का कारण क्या होता है, ये कमेंट करके बताइएगा। तो आज के डीक्यू में इतना ही रखते हैं। मैं फिर से एक बार आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 1-to-1 आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, यहां से आपके पास स्वयं कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो उसका लाभ जरूर प्राप्त करें। तो अगले डीक्यू सेशन में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।